देखिए, अक्सर ये जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं ना कि ये वाला ट्रीटमेंट है तो हमें ये कराना है। आपकी अपनी स्किन टाइप है। ज़रूरी तो नहीं है कि एक इन्फ्लुएंसर या एक सेलिब्रिटी को जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वही आपकी स्किन को भी सूट करेगा। ख़वातीन पाकिस्तान में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा किन ट्रीटमेंट्स के लिए आपके पास आती हैं? आई थिंक एस्थेटिक्स इज़ अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल विदाउट लुकिंग आर्टिफिशियल। अगर आप आर्टिफिशियल लग रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट्स ब्यूटी। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एजिंग का प्रोसेस रोक सकेंगे, जिस तरह से आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं? आपने कोई मूवी भी स्पॉन्सर हाँ, की स्पॉन्सर थी? की थी। हाँ। हाँ जी। एक्चुअली वो जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वो सारे उनके जो रीच जो हैं, हुमायूं अशरफ हैं, देर ऑल माई पेशेंट्स। वेलकम बैक टू इर्जा खान पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में या फिर स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो आई थिंक कि बहुत सारी ख़वातीन और मर्द इस एपिसोड से फ़ायदा उठाएंगे। तो हमने बुलाया है डॉक्टर नादा हसन को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप स्पेशली इस्लामाबाद से आई हैं इस पॉडकास्ट के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी अपनी स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है? या आप लोगों को भी अपना ख्याल रखना पड़ता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो हमें देख के उन्हें लगे कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट अच्छा होने वाला है? ख्याल तो रखना पड़ता है। नॉर्मल लोगों को भी रखना चाहिए, बट ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये प्रोसीजर्स जो हैं वो बने ही इसलिए हैं। या मैं एक और बात बताती चलूँ कि डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं एक साथ। सो डर्मेटोलॉजिस्ट्स आर बेसिकली डॉक्टर्स जो आपकी स्किन की डिजीज़ेस को देखते, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, एंड दे कैन डेफिनेटली डू एस्थेटिक्स बिकॉज उनको स्किन की समझ बहुत अच्छे से होती है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो एस्थेटिक फिजिशियंस, एक दैट इज़ a whole new field, वो एक different field है। You can be an aesthetic physician without being a dermatologist also. ओके, लेकिन एस्थेटिशियन होने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। अभी उसके कुछ रूल्स बन रहे हैं कि वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट ही करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूके में नर्सेज भी एस्थेटिक्स करती हैं। अच्छा, सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। Yes, they're two different things. मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन है, तो आई होप बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते हैं, they're trained in it. मतलब ये तो पीआर सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट भी डॉक्टर्स हैं। तो दे कैन डू थ्रेड्स, दे कैन डू बोटॉक्स, वो एस्थेटिक्स की हर चीज़ कर सकते हैं। बट एन एस्थेटिक फिजिशियन worldwide doesn't necessarily have to be a dermatologist. Okay, और आप एक aesthetic physician हैं? I'm an aesthetic physician. मैंने Cardiff University से डिप्लोमा इन प्रैक्टिकल डर्मेटोलॉजी किया। MCPS 2 years मैंने की ट्रेनिंग डॉक्टर करामुल्लाह खान के साथ पिम्स में। एंड अभी मैं कर रही हूँ MSc एस्थेटिक्स फ्रॉम क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन। अच्छा, अभी पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है। यानी कि ये बात जो लोग कहते हैं सच है कि डॉक्टर्स की पढ़ाई सारी जिंदगी ही चलती है। इसके बाद इज अनदर स्टेप। इसके बाद शायद PhD की तरफ जाएं इंशाल्लाह। And you are married? I'm married, yes. Oh, माशाल्लाह। और I'm बच्चे भी? not married, I'm a single mom. Oh. And I have kids. I didn't know that. Okay, तो कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और बच्चों के साथ मैनेज हो जाता है? पढ़ना भी, और बच्चे बड़े हो गए ना। My eldest daughter is almost 19. Oh, माशाल्लाह। और एक अभी 14 की है, उससे छोटी, और सबसे छोटा बेटा is going on to 12. वाओ, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बारे में थोड़ा जान लूँ। जी। कैसे आपको ये इंस्पिरेशन हुई कि मुझे एस्थेटिक फिजिशियन बनना है? और जब आप पढ़ रही थी उस टाइम पर इसका क्या स्कोप था? आपकी कोई सेकंड थॉट्स थे कि जो मैं कर रही हूँ इसका कोई स्कोप भी है या नहीं है? ये बड़े मज़े की स्टोरी है। आई डिड नॉट वांट टू बी एन एस्थेटिक फिजिशियन, एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड हैं, ही वॉज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। और हमारे डॉक्टर्स में ये कहा जाता है कि अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट बनते हो तो आपने गायनी से शादी कर लिया, देन यू शुडंट गेट मैरिड टू एनीबडी एल्स। तो वो फिर मैंने ये देखा कि
इसमें गायनी में मैं टाइम नहीं दे सकूँ। तो उसमें फिर आई जस्ट थॉट कि जो सबसे इजी चीज़ थी ना वो मतलब डर्मेटोलॉजी पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन डर्मेटोलॉजी की जो हमारी कॉल्स नाइट कॉल्स नहीं होती, यू नो यू जस्ट ऑन कॉल ऑन द फोन, और वो उसके आवर्स बड़े इजी थे 8 to 2, यू नो। तो इसमें यह था कि 8 से 2 की जो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ डर्मा की, तो मैं बच्चों को टाइम दे सकती थी। मेरे बच्चे वर बेबी आस्थमा एक होता है जी जो फिर बड़े होके ठीक हो जाता, सो दे वर एस्थमेटिक एट दैट टाइम, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था। मेरी बेटी को सेम प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो ट्रिगर हो जाता है ये स्मॉग से, या हमें अभी ठंड से समझ नहीं पा रहे कि वो क्या रीज़न है जो उसे ट्रिगर करता है। ठंड से होता है Okay. बेसिकली, एंड देन इट जस्ट गेट्स बेटर। Okay. तो वो फिर मैंने फिर सोचा मैं डर्मेटोलॉजी कर लूँ। फिर देन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, कुछ जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई मेरी, पूरी हो गई, वेंट टू सऊदी अरेबिया। वहाँ पे मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम डर्मेटोलॉजी का एज अ मेडिकल ऑफिसर। ओके। तो उनका एक स्पेसिफिकली डर्मा का प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे ज़्यादा एस्थेटिक्स के लोग आते थे। सो आई वाज ट्रेन्ड अंडर सुपरविजन। वहाँ पे हैंड्स ऑन मेरी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हुई। जो वहाँ के बिग नेम्स थे उनके साथ बोटॉक्स फिलर्स, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। और मज़े की बात ये कि PRP जो हम ब्लड लेके बालों में फेस पे लगाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट जब हुआ तो मैंने अपने भाई को कॉल की कि यहाँ पे समथिंग कॉल्ड PRP से बाल बड़े अच्छे लोगों के हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देयर वाज अ डॉक्टर इन लाहौर, माय ब्रदर स्पेशली वेंट टू लाहौर एंड ही गॉट PRP डन ओवर देयर। तो वहाँ पे बहुत उस टाइम पे बड़ी बूम थी एस्थेटिक्स की, अराउंड 2010 व्हेन आई वेंट देयर, 2010-11। और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कब यहाँ पर लोग अवेयर होना शुरू हुए? और आई थिंक इट्स बिन अबाउट 6-7-8 साल तो हो, 10 साल तो हो बहुत गए होंगे। रिसेंट सुना है, कभी बचपन में नहीं सुना था कि लोग इतना ज़्यादा नहीं, पहले ट्रीटमेंट्स बिल्कुल करवा नहीं रहे था, हैं। बल्कि अभी भी कुछ लोग इन ट्रीटमेंट्स को हराम समझते हैं। हाँ, हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी आपने बात की ना हेयर PRP की, तो मेरे हस्बैंड ने आपसे ट्रीटमेंट लिया था हेयर PRP का, तो वो मुझे कहते हैं कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था जो कि कंट्रोल हुआ उसके बाद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया था लास्ट ईयर, तो कितने टाइम बाद आइडियली वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि हेयर फॉल रुक सके या आपके बाल ग्रो करें? अच्छा, हेयर फॉल की बहुत सारे रीजंस होते हैं, Okay. दिस जस्ट नॉट वन रीज़न, और अकॉर्डिंग टू द रीज़न हमने आपको PRP के सेशंस बताने होते हैं। ठीक है, अगर आपका हेयर फॉल कोई बीमारी की वजह से हो गया, कोई वीकनेस आपको हुई है, यूर ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, आपने बालों को बहुत ज़्यादा जिस तरह से हम करते हैं रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं, या कोई बहुत केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं उससे बाल ख़राब हो। लेकिन मर्दों में आई गेस के ये ज़्यादातर जेनेटिक होगा क्योंकि वो तो इतने स्टाइलिंग नहीं हो रही होती उनकी। होती है मर्दों की भी, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द सेलिब्रिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके भी तो स्टाइल होते ही रहते हैं ना, स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं। हाँ जी। तो उनके तो होते ही हैं स्टाइल, ऑब्वियसली नॉट एज मच एज द फीमेल्स, बट ऑब्वियसली वो है। मर्दों में भी है जेनेटिक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया उसको कहते हैं, और फीमेल्स में भी होते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो कम होती है मर्दों की निस्बत। ये ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके सेशंस आपको काफ़ी सारे लेने पड़ते हैं, एवरी 3 to 6 वीक्स के बीच में एक सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और 5 to 6 सेशंस होते हैं, एंड देन एवरी 3-4 मंथ्स आपको वो सेशंस लेने पड़ते हैं टू मेंटेन द रिजल्ट। वो मैं कह रही हूँ कि अगर जेनेटिक है ना, तो वो ट्रिगर तो ऑलरेडी है ना, वी कैंट रियली स्टॉप इट। हम आपके जीन्स नहीं चेंज कर सकते, हम उसको टेम्पररीली रोक सकते हैं। हाँ। So for that you will have to keep getting PRPs done. Then again PRP एक ख़ास लेवल पे आके अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर गए हैं और आप काफ़ी हद तक गंजे हो गए, तो PRP वहाँ पे काम नहीं करेगी। और फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेस्ट। वो भी फिर आपका अगर डोनर एरिया अच्छा है, और फिर हेयर ट्रांसप्लांट के साथ PRP करना बेस्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा मुझे स्केरी लगता है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हैंड हो गया था तो वो थोड़ा मुझे डेंजरस लगता है कि यहाँ पर करवाना, या आप करवा रहे हैं तो फिर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो बाहर से आया हो। ये भी एक यहाँ पर
यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़े है? अच्छे डॉक्टर्स हैं जो Okay. करते हैं, और हमारी अपनी फैमिली में बड़े लोगों ने कराया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान है सम गुड डॉक्टर्स, यू जस्ट नीड टू नो कि क्या वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं कि नहीं हैं। आप रिव्यूज़ पढ़ के जाएं, आप लोगों से पूछें, या कोई फर्स्ट हैंड किसी का पता हो आपको जो कर रहा हो और उसके रिजल्ट अच्छे हों, आपने आंखों से देखे हों, तो यू शुड डेफिनेटली गो। पाकिस्तानी डॉक्टर्स आई थिंक आर अंडररेटेड। वी हैव सम वेरी गुड डॉक्टर्स एंड सम वेरी गुड प्लास्टिक सर्जन्स, वी हैव सम वेरी अमेजिंग सर्जन्स, यू नो। और आई थिंक उसमें ये भी है कि हम लोग समझते हैं कि बस ये कोई मैजिक है, तो चुटकी बजाने से एकदम सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। ये भी एक रीजन है। हाँ, दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स जब वो मेरे पास आते हैं, अगर मैजिक वॉन्ड सोचो मेरे पास है, वो नहीं है। हाँ, यू नो, सो इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्किन, अगर आप चाह रहे हैं आपके बालों का इशू बेहतर हो, आपकी स्किन बेहतर हो, तो सेशंस लें आके, हाँ, एंड यू विल सी अ डिफरेंस। यू हैव टू बी पेशेंट। हाँ। ख़वातीन पाकिस्तान में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा किन ट्रीटमेंट्स के लिए आपके पास आती हैं? छाइयों के लिए, जो Okay. फेस पे जो दाग धब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा, और एक्ने जो दाने नहीं बन जाते हैं उसके, वो, और फिर उसके खड्डे जो रह जाते हैं, एंड देन अगैन रिंकल्स एंड फेस लटक रहा है थोड़ा, वो लिफ्ट चाहिए इसके लिए। एंड मेल्स का जो मोस्टली कंसर्न होता है वो हेयर प्यार भी बालों का ही होता है कि अच्छा, बाल फेस के लिए नहीं आते हैं? कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके। मोस्टली इट्स जस्ट हेयर रिलेटेड। और ज़्यादातर इस तरह होता है कि बस शादी होने वाली है तो मुझे ऐसा कर दें। हाँ, मेल्स को ये होता है कि शादी से पहले उनको याद आता है कि हम कुछ थोड़ा सा रिंकल कहीं थोड़े बहुत हैं या कुछ, वो भी अपनी फैमिली में किसी के कहने पे आता है मोस्टली, यू नो, कि हमारी सिस्टर आई थी या हमारी अम्मी आई थी या भाभी आई थी तो उन्होंने भेजा। राइट। अच्छा, ये एक्ने की अभी जो आपने बात की, मेरी स्किन पे कभी एक्ने नहीं हुई थी, कभी पिंपल्स भी नहीं हुए थे, बिल्कुल ऐसे बेबी स्किन हुआ करती थी। आई डोंट नो अभी कोई 6 माह पहले मेरे साथ क्या हुआ है, हालांकि मेरी रूटीन भी कोई ख़ास चेंज नहीं हुई, ना मेरी डाइट चेंज हुई है, लेकिन मुझे ना ये पिंपल्स होने लग गए हैं। एक्ने नहीं बोलूँगी क्योंकि एक्ने ज़रा और किस्म की होती है, पिंपल्स हैं बेसिकली, और दर्द करते हैं ये तो होते हैं, और जैसे ही एक ठीक हो रहा होता है उसी वक्त दूसरा निकल आता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो मुझे उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि मेरी रूटीन भी चेंज नहीं हुई, मेरी डाइट भी चेंज नहीं हुई, तो क्या एज बढ़ रही है उसकी वजह से, और एक्ने अगर मुझे ये पिंपल्स पहले नहीं हो रहे थे तो अब क्यों होने लग गए? अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बताती चलूँ बात कि ये जो हमारा एक्ने का इशू है ना, पीपल रिलेटेड टू टीनेज, वो समझते हैं कि टीनेजर्स को ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। बहुत सारे लोगों को 40s में एक्ने स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को 30s में होता है, कुछ लोगों को लेट 20s में होता है, सो इट कैन हैपन एट एनी टाइम। और हमारी बॉडी इज़ एक्चुअली फंक्शनिंग ऑन हमारे हार्मोनल स्टेटस ऑल्सो, ठीक है। अच्छा। हमारे हार्मोन्स प्ले अ बिग पार्ट इन एक्ने। अगर वो स्टेबल हैं तो चांसेस आर के एक्ने नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत लेट एक्ने भी स्टार्ट होता है बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं, योर स्किन इज़न्ट ऑलवेज द सेम। हर डेकेड में आपकी स्किन चेंज होती है, टेक्सचर चेंज होता है, एंड देन सम चेंजेस टेक प्लेस जिसकी वजह से आपको एक्ने निकल सकता है। दूसरा, हम जब जनरली भी, आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, अगर मैं मेकअप ज़्यादा करूँ कभी, या मैं स्ट्रेसफुल कोई काम हो जिससे मैं गुजर गई, इफ आई एम अंडर स्ट्रेस, और इफ आई यूज़ कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो मेरी स्किन को सूट नहीं करता, इवन आई ब्रेक आउट विद सुपर ड्राई स्किन। ओके। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन एक्ने का स्टार्ट होना इन 30s and 40s is something that can actually happen. और ये जो हमारी स्कैल्प होती है ये भी स्किन ही होती है, राइट? जी जी। तो अगर आपका फेस ऑयली है तो क्या नेचुरली आपका स्कैल्प भी ऑयली होगा? यस। ओके, बिकॉज आई हैव दैट प्रॉब्लम कि मैंने रात में शावर लिया है और मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो मेरे बाल ऑयली हुए होते हैं। हाँ, दैट इज़ द वे इट इज़, मतलब। लेकिन ये तो डैमेजिंग है बालों के लिए, अगर आपको इतना वॉश करना पड़े क्योंकि आपका स्कैल्प ऑयली है, तो उसके लिए क्या घर पे हम क्या कर सकते हैं? ऑयली स्कैल्प के लिए जनरली हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी जस्ट नीड टू यूज़ स्पेसिफिक शैम्पूज फॉर ऑयली स्कैल्प्स, ठीक है। और उसके लिए रिकमेंडेड भी होता है कि आप अपने
शैम्पूज जो हैं बेसिकली बिकॉज ऑयल स्कैल्प से हो रहा होता है ना, सो डेली शैम्पू स्पेशली उसके लिए शैम्पूज बनाए गए हैं ऑयली स्कैल्प के लिए। और उसमें होता यह है कि इफ़ यू डोंट वांट टू वॉश योर हेयर एवरी डे, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो शैम्पू है ना, जस्ट वॉश योर स्कैल्प एवरी डे विद इट। देन बाकी बालों को थोड़ा सा नीचे से रहने दें, झाग बना लियो, वह बाकी पे पानी भी अगर आप डाल के कर दें ड्राई तो नॉट एन इशू, ठीक है। तो ऑयली स्कैल्प्स के लिए जनरली जो हैं वो ऑयल बेस्ड शैम्पूज ही हैं, सॉरी नॉन ऑयल बेस्ड शैम्पूज हैं फॉर दैट, स्पेशल शैम्पूज फॉर इट, एंड अदर देन दैट देयर इज रियली नॉट मच वी कैन डू। और ड्राई शैम्पूज यूज़ करना सेफ है स्कैल्प के लिए या नहीं? जो ड्राइंग होते हैं, जो शैम्पूज, जो ड्राई शैम्पूज मिलते हैं ना मार्केट, नो दे नॉट एट ऑल, बिकॉज व्हाट दे डू इज़ कि वो आपकी कोटिंग से बना लेते हैं ऑन योर स्कैल्प एंड इट कैन एक्चुअली इवेंचुअली लीड टू डैंड्रफ, और आपके बालों को भी वो काफ़ी ख़राब करता है, मतलब इवन द टेक्सचर ख़राब होता है। लाइक मैं समझती थी कि वो एक सहूलत है कि अगर आप शावर नहीं ले सकते, इतना टाइम नहीं है, तो जल्दी से ड्राई शैम्पू किया और लो, गुड टू गो। वंस इन अ व्हाइल इज ओके, व्हिच इज वेरी रेयरली। आदत इसको नहीं बनाना चाहिए, आदत नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादातर अभी करंटली पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि रुझान जो है ख़वातीन का अपना चेहरा चेंज करवाने की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सारी लड़कियों की शक्लें एक जैसी हो गई हैं। सबके होंठ मुझे सेम लगते हैं, सबकी नाक मुझे सेम लगती है, सबके चीक्स मुझे इतने फुल लगते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि वो एक ही जैसे वो सांचे में ढले हुए हैं। हाँ, मतलब सेम शक्लें हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब हम जब देखते हैं ना पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो अक्सर उनको देख के पता चल जाता है कि कौन से डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया, बिकॉज एक वो स्पेसिफिक ट्रेडमार्क होता है कि जी इनके यहाँ से चीक्स ऐसे हैं तो इस डॉक्टर ने किया, और ये बोटॉक्स इधर से हुआ, तो यू कैन एक्चुअली टेल नाउ बाय लुकिंग एट देम। आई थिंक एस्थेटिक्स इज अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल विदाउट लुकिंग आर्टिफिशियल। अगर आप आर्टिफिशियल लग रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट्स ब्यूटी। यू नीड टू लुक वेरी नेचुरल, और येस यू कैन लुक ब्यूटिफुल वाइल यू लुकिंग नेचुरल, और वो ट्रीटमेंट्स आप इस तरह से करें कि आप नेचुरल भी लगे और प्यारे भी लगे। एनहांसमेंट होनी चाहिए। हमारी ईस्टर्न ब्यूटी ना इज़ वेरी डिफरेंट, यस। हमारे आजकल जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये चल रहा है कि जी स्क्वायर फेस बना देते हैं लड़कियों का, ये यहाँ से चीक्स ये और यहाँ पे स्क्वायर, जो कि एक हॉलीवुड हुदा कट्टन वाला हाँ ना, ये हाँ, है एक सीन, या तो कटरीना कैफ टाइप भी, हाँ, या करीना कपूर टाइप भी, बट उससे भी ज़्यादा थोड़े से स्क्वेयरिश फेसेस होते हैं इंटरनेशनल मॉडल्स के, राइट। तो उसमें अब दैट इज़ उनका बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी फिजिक डिफरेंट है, दे लुक ब्यूटिफुल इन दैट। हमारी जो ईस्टर्न ब्यूटी है इट्स ऑल अबाउट सटल लुक्स, बहुत राउंड ऊपर से नीचे से टेपरिंग ऑफ, बहुत सॉफ्ट कॉन्टोर्स हों, दैट इज़ व्हाट आवर ईस्टर्न ब्यूटी इज़ अबाउट। कहते थे ना पतले होंठ, हाँ जी और वो खैर चले वो तो ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन आपके चेहरे पे एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। स्क्वायर फेसेस आर नॉट इन फॉर ईस्टर्न, लेकिन आजकल लोग फॉर सम रीज़न वांट दैट लुक, एंड आई डोंट नो व्हाई हमारे फेसेस के साथ वो सूट नहीं करता। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसके होंठ पतले थे, ऊपर वाला तो लाइक समझ लें कि था ही नहीं ना, तो वो लिप लाइनर से बनाती थी, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग, और उसे पता लगा कि उसकी बेटी हो रही है, तो वो दिन रात सिर्फ ये दुआएं मांगती थी कि मेरी बेटी के होंठ पतले नहीं होने चाहिए। हम उसे कहते थे यार तुम दुआ करो कि हेल्दी बेबी हो, तुम क्या बातें कर रही हो। खैर जब उसकी बेटी हुई तो उसके होंठ उस पर नहीं गए थे, और वो इतनी खुश थी कि मेरी प्रेयर्स सुन ली गई। अब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ। अब किसी का अगर बहुत पतला होंठ है और नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ना। हाँ। उसका अब हल आ गया ना। हाँ। उसका इलाज हो गया। हाँ। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, पतला होंठ है फिलिस करा ले, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। एक बार मैंने ट्राई किया, वो लिप प्लम्पर्स मिलते हैं, वो पता नहीं क्या दोज़खी लिप प्लम्पर्स हैं वो, मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, वो अमेरिका से आया, तो मुझे ना उन दिनों बड़ा ऑब्सेशन हुआ था कि वैक्यूम क्रिएट करके वो करते हैं। तो मैंने कहा कि यार फिलर, मैं नीडल से बहुत डरती हूँ मैंने कहा यार इसको ट्राई करते हैं, क्या ही कर लेगा। वो मैंने जब अप्लाई किया, मुझे इतनी देर मिर्चें लगती रही हैं, तो उस वजह से वो ब्लड
सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है ना उस एरिया में, तो वो हाँ। प्लम्प हो जाता है, स्वेल हो जाती है वो जगह। एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने उसका देसी टोटका भी निकाला था, वो मिर्चें लगा ली थी उन्होंने अपने होंठों पे। लाइक वो तो Imagine. डेंजरस है। It is obviously वो तो इरिटेट करेगा ना हाँ, कि आपकी किसी skin को। केमिकल की बजाय आप वो लगा रहे हैं, तो फिर उन्हें काफी बैकलैश मिला कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, और आपको आप ये देखा कर रहे हैं, देखी लोग ये करने लग करेंगे। जाएंगे, हाँ नहीं, कोई that डिजीज हो was सकती wrong. है। Go for fillers. अभी जो fillers हैं hyaluronic acid fillers होते हैं, हम्म। एंड इफ यू वांट लाइक जैसे आप कह रही हैं कि उनके बहुत पतला लिप था जो नज़र नहीं आता था, दैट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम ना, उसमें आप ज़रूर करें। लेकिन ऑलरेडी आपके जैसे इतने प्यारे, आपके बहुत प्यारे लिप्स हैं, आप अगर मेरे पास फिलर्स के लिए आओगे, आई वुड टेल यू कि यू डोंट नीड देम, ओके। you know. But yes, there are some people who need them. There are people जिनके basically जब वो पैदा होते ही उनका दोनों साइड सिमेट्रिकल नहीं होते, बहुत डिफरेंस होता है फेस के दोनों साइड्स पे, सही। तो वो हम फिलर्स, बोटॉक्स फिलर्स के साथ हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इवन प्लास्टिक सर्जन्स कैन पूरी की पूरी यहाँ पे हड्डी नहीं डाल सकते, मतलब देयर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। सो यस, जहाँ पे इतने इसके खिलाफ लोग बोलते हैं, वहाँ पे इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ऑफ कोर्स, एंड आई बिलीव कि अगर मेरे होंठ पतले हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, या मैं अपने आप को थोड़ा सा अजीब फील करती हूँ, या मुझे शर्म आती है, आई फील शाय, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मैं एक ऐसी चीज़ करवा रही हूँ जो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, मेरा काम बेहतर हो रहा है, मेरा एटीट्यूड बेहतर हो रहा है, मैं why not? हाँ, तो व्हाई नॉट, Why not? इसको इस Exactly. तरह से भी देखना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एनु ते आखर आई हुई है। यू नो, हमारे पंजाब में किस तरह से हुआ है कि एक एनी केड़ी आखर आई हुई लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि सब जज करते हैं जब आप एस्थेटिक्स की ट्रीटमेंट्स करवाएंगे। हाँ। एवरीबडी इज गोइंग टू जज यू, लेकिन दिल ही दिल में सब करवाना चाहते हैं। और करते भी हैं, करवाते भी हैं। यू विल बी अमेज्ड कि जो इवन पीपल जो काम भी करते हैं घर में, जो डिश वॉशिंग के लिए भी आती हैं, जो कपड़े धोने के लिए, इवन दे, उनको भी बड़ी छाइयाँ होती हैं, वो भी इन ट्रीटमेंट्स की तरफ आती हैं, कमेटियाँ जमा करती हैं, पैसे जमा करती हैं, इधर से ले उधर से ले, कर्जे ले लेके भी आती हैं कि बस मेरा फेस अच्छा कर दे। सो ब्यूटी इज समथिंग दैट अल्लाह ताला ने औरतों को बनाया ही कुछ इस तरह से कि दे ऑलवेज वांट टू लुक ब्यूटीफुल फॉर देयर हस्बैंड्स, फॉर देमसेल्व्स, फॉर व्हाटएवर रीजन और द आई अदर। थिंक सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि जब आपको खुद अच्छा महसूस हो रहा है ना, तो आप हर किसी के साथ अच्छे रहेंगे। All over the world, internationally, beauty has been associated with status. With, you know, you're beautiful, आपका already एक status है जो, I'm not saying it's fair, but that is how it is. It is, yeah. If you're beautiful, people are going to love you, you'll get better jobs. एक normal सी लड़की हो या बंदा हो, या एक good looking हो comparatively, you know, well presentable हो, बेहतर हो। ये वर्ड आई गेस आपने बिल्कुल ठीक यूज़ किया, वेल प्रेजेंटेबल, क्योंकि लोग इसको ना गलत माने में ले जाते हैं कि जैसे वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इट, कि आप अपना चेहरा चेंज कर लें, लेकिन साफ सुथरे रहना, अपने आप को ग्रूम्ड रखना, अपने फ्लॉज दूर करना, ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं, not at all, not at all. Like you said, पतले लिप्स हैं, अगर you want to make them better, why not? और जब है अवेलेबल मार्केट में, जब है available. अगर लिप फिलर्स करवाते हैं तो वो कितनी देर के लिए स्टे करते हैं, और क्या उनकी फिर मेंटेनेंस हमेशा चलती है? जी, मेंटेनेंस चलती है, 6 months तक स्टे करते हैं। कुछ लोगों के लिप्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उन पे इतना ज़्यादा अरसा फिलर ठहरता नहीं है, तो 3 to 4 months and 6 months. And yes, that's something you need to maintain. और फिर like I said, it has to be natural. बहुत ज़्यादा फिलर एक साथ अगर आप लिप्स में डालेंगे, स्पेशली जो थिन लिप्स होते हैं, उसमें ये माइग्रेट करके ना ऊपर की तरफ भी जा सकता है फिलर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जब आप थिन लिप्स का करते हैं ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर ज़ाहिर है एक सिरिंज से ज़्यादा ही फिलर डलता है, तो आप वो एक सेशन में हम नहीं करते हैं, हम उसको 2-3 सेशंस के ऊपर करते हैं। एक सेट हुआ, फिर उसके बाद देखा, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और किया, टू गिव इट दैट नेचुरल लुक। सो इफ़ यू डू थिंग्स नेचुरली, तो उसकी उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप एक फेस में 50 ml फिलर डाल लो, तो यस, देयर आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेशंस। एक ही दफ़ा फुलर लुक के लिए ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपने, और ऑफ कोर्स आपको अपनी बॉडी को भी बताना पड़ेगा कि एक बाहर से चीज़ इंजेक्ट हो रही है, तो वो उसको अब्जॉर्ब करे, थोड़ा टाइम। इवन दो वो जो चीज़ है वो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही है। ओके, इट्स नथिंग जो कि इट्स
कि कुछ फॉरेन मटेरियल है, जो मैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स की बात कर रही ठीक है। हूँ। अब तो कुछ फिलर्स इस तरह से आए हैं कि जब हम उनको अपने फेस में डालते हैं तो वो आपकी स्किन के कोलेजन बनाते हैं और वो खुद ही 2 साल तक कोलेजन बनती रहती है, आपकी रिवर्स एजिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन की। नाइस। सो देयर इन नाउ बहुत ज़्यादा हमारे ना इसमें चेंजेस आ रही हैं एस्थेटिक्स में। अभी देयर गोइंग ऑन टू रीजनरेशन। आई टेल यू, अल्लाह ताला ने आपके ब्लड में इतनी शिफा और इतनी हीलिंग पावर रखी है कि इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कि आप यकीन करें कि आपने PRP सुना है, दिस समथिंग कॉल्ड PRF। अच्छा। It is a better version of PRP, but it's still under research. ठीक है। And इसके अंदर बस एक्स्ट्रा एक फाइब्रिन होता है ब्लड का। इन्होंने अब क्या किया कि वो फाइब्रिन अब सॉलिड, हम तो PRP लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, इन्होंने सॉलिड PRF बनाना शुरू किया। सॉलिड PRF को, जैसे डायबिटिक्स में नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं ना जी। कि वो ज़ख्म नहीं ठीक हो रहा, वो प्लग उधर डाला, उसको पट्टी से बांधा और उसको फिर गाय बगाए चेंज करते रहे पट्टी। विदिन 3 months वो पूरी स्किन वापस आ जाती है। आपकी बोन कहीं से, जैसे आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से मैग्जिला, ये नीचे ये जो एरिया है गम्स वाला एरिया, वो निक्रोसिस हो जाती है। उधर जब इसके फ्लैप्स या उसकी वो करते हैं, सर्जरीज करते हैं मैग्जिलोफेशियल सर्जन्स, वो PRF का पूरा प्लग डालते हैं। विदिन 3 months वो पूरी की पूरी बोन बन जाती है वहाँ पे। सो अल्लाह ताला ने इतनी शिफा आपके अपने ब्लड में रखी है। ये तो अभी हमें थोड़ी सी चीज़ों का पता चला है और रिसर्चेस हो रही हैं, इतनी हो रही हैं कि अब एवरी डे, क्योंकि आई एम डूइंग MSc, मेरा 2nd ईयर है और कोई नई चीज़ सुनने को मिलती आपको है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एजिंग का प्रोसेस रोक सकेंगे, जिस तरह से आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं? एजिंग का प्रोसेस काफ़ी हद तक रोक नहीं, टेम्परेरली तो रोक ही सकते हैं, लेकिन वो क्या होता था, आबे हयात यस। वो वाला सीन अभी नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। ये टेम्परी है, जो 2 साल तक आप एजिंग रोक ले, दैट वी कैन डू, 6 months तक रोक ली, लेकिन नहीं, आबे हयात वाला नहीं है। लेकिन यस, इफ यू कीप गेटिंग दीज ट्रीटमेंट्स डन तो यू विल स्टे यंग। हाँ। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करवाते रहेंगे तो आफ्टर 40 वो चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह बताती हूँ। जनरली देखें, आई गो फॉर थ्रेड्स, जैसे हम थ्रेड लिफ्ट करते हैं, फेस में थ्रेड डाल के हम ऊपर खींचते हैं और वो थ्रेड अंदर ही रहता है फिर? जी, वो अंदर रहता है और वो कोलेजन बनाता है आपके। और वो हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो वो आपकी सॉफ्ट टिश्यूज विद इंच नीचे की तरफ ढलकते हैं, तो हम उसको वापस अपनी जगह लाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। ठीक है। और वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती, द स्पेसिफिक कैंडिडेट्स फॉर इट। अब होता ही है कि बहुत सारे लोग फिलर्स डाल के, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स डाल के लिफ्ट भी कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और वॉल्यूम भी चाहते हैं कि फेस में आ जाए। तो जब आप लिफ्टिंग के लिए भी फिलर डालोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फिलर डलेगा ना, तो यू विल एंड अप लुकिंग वेरी आर्टिफिशियल। लेकिन ये चीज़ वो खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, ये तो आप उन्हें बताएंगी कि ये उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं? मैं तो नहीं करती, जो बहुत इंसिस्ट करते हैं। आई जस्ट जनरली टेल देम दैट यू विल एंड अप हैविंग रियली ह्यूज चीक्स, और जिस तरह से वो बलून्ड अप चीक्स होती हैं। तो अगर आपको लिफ्ट चाहिए, तो अगर हल्की लिफ्ट चाहिए तो फिलर वॉल्यूम के साथ वो काम कर देता है। ज़्यादा लिफ्टिंग की ज़रूरत है तो गो फॉर थ्रेड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी लिफ्ट हुई है, फिर जो वॉल्यूम लॉस है उसको हम थोड़े बहुत फिलर के साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे। दैट विल गिव यू अ नेचुरल लुक। ओके। बट अगर आप सारा फिलर्स पे करेंगे, जब 50 ml फिलर डलेगा फेस में, तो वो तो नज़र आएगा। अच्छा, ये जैसे मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए जो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे थ्रेड लिफ्ट हर कोई नहीं करवा सकता, जिसकी बहुत पतली स्किन होती है उसमें हम नहीं कर सकते। तो थ्रेड लिफ्ट तो हमने डिसाइड कर लिया कि हर किसी के लिए। इस तरह के और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हर कोई नहीं करवा सकता है? देखिए, अक्सर ये जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं ना कि ये वाला ट्रीटमेंट है तो हमें ये कराना है। आपकी अपनी स्किन टाइप है, आपके अपने स्किन के इश्यूज़ हैं। आपको ज़रूरी तो नहीं है कि एक इन्फ्लुएंसर या एक सेलिब्रिटी को जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वही आपकी स्किन को भी सूट करेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों के पोर्स होते हैं, ठीक है,
हम पोर्स का ट्रीटमेंट उनको बताते हैं, वो उसको अकॉर्डिंगली होता है। अब वही अगर एक्ने वाला के फेस के साथ कोई आ जाए तो वो ट्रीटमेंट उनके ऊपर हम नहीं कर सकते। यू नो देयर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन, फॉर डिफरेंट स्किन कंडीशंस। अगर आप का फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक डॉल फेशियल करती हूँ जो वाइटनिंग के लिए होता है, जो कोलेजन बनाता है अंदर, वो आपके पोर्स को श्रिंक करता है। लेकिन अगर कोई एक्ने के साथ आ जाएगा, मैं उनका वो ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। सो नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन। और दूसरी बात ये कि जब आप, अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी अब आपको छाइयाँ हैं, आपको रिंकल्स हैं, पिछले 40 साल के रिंकल्स हैं, आपकी लिफ्ट जो है स्किन जो है वो ढलकी हुई है, मतलब 40 अबव हैं आप, स्किन थोड़ी ढलक गई है। कुछ लोगों की एजिंग ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इसमें लोग बस ये कहते हैं कि जी वो जो 40 साल की छाइयाँ हैं और वो जो 15 साल के एक्ने हैं वो एक सेशन में ख़त्म हो जाए। तो आई जनरली टेल देम कि जहाँ पे आपको 20, 25, 30, 40, 5 साल से भी कोई प्रॉब्लम है, हमें 3-4 महीने का टाइम तो देना उसको ठीक करने का। बिल्कुल, यू नो, बिकॉज इफ़ यू वांट समथिंग डन नेचुरली, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और अभी जो मोस्टली जो अभी रिसर्चेस चल रही हैं एस्थेटिक्स में, इट इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी हीलिंग इटसेल्फ, खुद से, आप ही के ब्लड से, आप ही के ऑर्गन्स से या चीज़ें टिश्यू निकाल के, रिजनरेशन होती है जो, से, जी हाँ जी, उससे निकाल के कुछ जैसे एक्सोसोम्स हैं, इस तरह की चीज़ें प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करके, तो दे आर यूजिंग इट नाउ। तो इट्स, आई मीन, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी हीलिंग पावर और क्या क्या चीज़ें डाली हमें तो अभी पता ही नहीं है। एक्सोसोम्स होती थी पहले, साइंटिस्ट सोचते थे एक डस्टबिन्स हैं, जो सेल्स छोटे छोटे होते हैं ना, खुलियाँ हमारे जिस्म के, तो उसके वो छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी माइक्रो वेसिकल्स फेंकते थे। तो हाँ, वो ये समझते थे कि जो केमिकल्स गंदे बने हैं सेल्स उनको फेंक देते हैं। अच्छा, तो अभी वो पता चला कि उनके अंदर डीएनए और हर चीज़ होती है और वो एक सेल से दूसरी सेल को सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हम पोस्टमैन नहीं लेटर्स करो था उस तरह। और उससे फिर वो आगे से रीजनरेशन होती है, वो सब होता है। और अब वो उन्होंने उससे एक्सोसोम्स बनाए हैं, बट इट्स स्टिल इन द डेवलपिंग प्रोसेस। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे we're looking for some very exciting things that are coming up in aesthetics. और ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे जिस रीजन में आप रह रहे हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज होता है कि आपको कब जाकर एजिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जैसे आप बात भी करी थी कि नॉर्थ साइड पे लोगों को अर्ली ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। उसकी वजह ये होती है, एक तो जीन्स होते हैं आपके ना, दिस 2 kinds of एजिंग। एक इंट्रिंसिक होती है जो जेनेटिक एजिंग होती है, और एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है जो आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होती है। कुछ लोग आप देखें बहुत ख्याल भी करते हैं, फिर भी उनकी एजिंग जल्दी होती है बनिस्बत उनके जो बहुत ज़्यादा मे भी ख्याल ना करते हो। उसकी वजह होती है कि आपकी इंट्रिंसिक एजिंग चलती रहती है। ठीक है। बाहर की एजिंग किससे होगी? अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप से होते हैं, जो आप स्मोकिंग करते हैं, अगर सम पीपल डू, जैसे इवन अब्रॉड पीपल डू अल्कोहल कंजम्पशंस होती है, बैड फूड हैबिट्स, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, उससे आपकी एजिंग जल्दी होती है। इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक्स को हम अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग होते हैं वहाँ पे एक तो आप देखें थोड़ी हवा पतली होती है, इन द ऊपर वाले एरियाज़ में ओजोन लेयर इतनी, इट्स नॉट एज इफेक्टिव ओवर देयर। एंड उनका अगर आप ये देखें तो उनका एज भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होती है ऊपर जाके एल्टीट्यूड के साथ। तो हमेशा हीमोग्लोबिन बॉडी ज़्यादा बनाती है, ताकि क्योंकि हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता है ताकि ज़्यादा हम वो ऑक्सीजन बॉडी को दे सकें। ये अल्लाह ताला का कुदरत का एक निज़ाम है कि हमारी बॉडी उसको कॉम्पनसेट कर रही है। इसी तरह जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली जाते हैं जिनकी वाइट स्किन्स होती हैं, वाइट इज़ इन रंग बहुत, हाँ, और फिर पिंक उनकी गालें होती हैं, लाइटर स्किन्स होती हैं, तो उनके ऊपर सूरज ज़्यादा जल्दी काम करता है। आई ऑलवेज यूज टू थॉट कि ये जो बच्चे होते हैं नॉर्थन एरियाज़ में वो इतने क्यूट होते हैं और कितनी वो उनकी गालें और उनकी स्किन भी बड़ी टाइट होती है, लेकिन
जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और एक वो सर्टेन एज को पहुंचते हैं, वो बहुत जल्दी एजिंग का प्रोसेस उनका शुरू हो सो जाता इट है. इज़ जेनेटिक्स एंड इट्स द एनवायरनमेंट Oh. ऑल्सो. तो उसमें अक्सर 26-27 ईयर्स की लड़कियों की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और यहाँ आंखों के के करीब तो अराउंड में बहुत ज़्यादा बहुत होती क्रोस हैं. फीट बन जाते हैं. बिल्कुल. तो पीपल थिंक कि बोटॉक्स जो हम एक स्पेशल निचोड़ है एक बैक्टीरिया का, उसमें से निकालते हैं और उसको हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में. आपके फेस के जहाँ पे रिंकल्स होते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में डाल सकते हैं, हर जगह पे बोटॉक्स नहीं डल सकता. तो व्हेन वी डू बोटॉक्स इन दोज एरियाज़, तो वो फॉर 6 months 4.5 to 6 months आपके रिंकल्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम जो बोटॉक्स काम कर रहा है आपकी एज को फ्रीज कर देता है. तो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, हम आगे जाके और एज करेंगे. अगर आप बोटॉक्स नहीं करेंगे तो भी तो एज कर रहे हैं. बोटॉक्स तो फिर कुछ अरसे के लिए आपकी एज को वहीं पे फ्रीज भी कर देगा. जितने अरसे के लिए बोटॉक्स काम करे उतने अरसे आपको वो एजिंग नहीं होने देगा. तो मैं उनसे ये कहूँगी कि फिर अक्सर उनकी मदर्स आती हैं कि जी इनकी शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि इनके रिंकल्स इतने हैं, लोग कह रहे हैं बूढ़ी हैं, और ये अभी तो देखें जी 26-27 ईयर्स की है. तो आई टेल देम गो फॉर बोटॉक्स. डरते किस चीज़ पे हो? वही बात है, स्टेशन टाइम सेव्स 9. अगर आपके अभी तो मूवमेंट पे रिंकल्स आ रहे हैं तो बोटॉक्स काम करेगा. जब मूवमेंट के बगैर रिंकल्स, कुछ लोग जैसे नहीं भी अपने एक्सप्रेशंस दे रहे होते तो उनके रिंकल्स बने हुए होते हैं ना, तब बोटॉक्स भी सिर्फ 50% तक काम करता है. इट डजंट वर्क. सो गेट इट डन ऑन टाइम. बोटॉक्स का जो भी अगर भी कोई साइड इफेक्ट हो भी जाता है, विच इज़ वेरी रेयर, बट इफ़ इट डज हैपन इट इज़ ऑल रिवर्सिबल. सैडली वी लिव इन अ सोसाइटी के जहाँ पर बच्चियों को जज किया जाता है. उनके कोई मार्क भी होगा, कोई मोल भी होगा, उसके लिए भी जज किया जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये तो है. दैट इज़ अ सैड फैक्ट, ट्रू फैक्ट. खैर, अगर इस तरह की कोई रीज़न के ऊपर आपकी बच्ची को रिजेक्ट कर रहा है या आपकी शादी हो रही है आपको रिजेक्ट कर रहा है, उससे तो बिल्कुल शादी ना करें, लेकिन ये प्रोसीजर आप अपने लिए करवाएं. नहीं, उसकी ना करें, बिल्कुल नहीं करें. लेकिन देखिए जनरली भी है ना, अपने भी तो लाइक यू सेड के सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है. लुकिंग एट रिंकल्स, मैं अभी in my 40s I'm looking at wrinkles and I'm thinking okay ये क्यों आ गया. Oh, you don't look like 40. आप मजाक कर रही हैं. मेरी 18 almost 19 years की एक बेटी है, so obviously I have to be in my 40s. अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं ना? जी, 2 बेटे. वो इंटरेस्ट लेती हैं? नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. बस अपने ऊपर देखती रहती हैं कि क्या हो सकता है, तो उनका PRPs वगैरह आई डू देम, उनकी जिलिक. अच्छा, अब यही मैं पूछना चाह रही थी कि आप उनके लिए करती हैं ट्रीटमेंट? जी, मैं बिल्कुल करती हूँ. PRPs वगैरह करती हूँ, हाइड्रोफेशियल्स हो गए, जिलिक पील्स वगैरह, ये दीज आर सेफ ट्रीटमेंट्स. एंड फिर वो फिलर्स वगैरह का, बिकॉज 18 से पहले वी शुड नॉट डू फिलर्स और बोटॉक्स फॉर एनीबडी. बिल्कुल. तो 18 ईयर्स के बाद फिर फॉर कॉस्मेटिक एस्थेटिक रीजंस के लिए नहीं कर सकते. ठीक है. तो 18 के बाद फिर वो उनको ये होता है, जैसे मेरी बेटी ना, उसकी आदत है इस तरह से बहुत करती है बड़ी वाली, यू नो व्हेन शी इज कंसंट्रेटिंग. तो यहाँ पे अब उसकी ऑलरेडी एक लाइन बननी शुरू हो गई. तो मैं उससे कहती हूँ मुझे लाहौर से आने दो, इसका बोटॉक्स करती हूँ ताकि तुम ऐसे ना कर सको. तो फिर वो स्किन आपकी स्टिफ हो जाती है, वहाँ से स्टिफ हो जाती है, she won't be able to move it. हाँ, तो उसकी आदत भी खत्म हो जाएगी ना. आदत भी खत्म हो जाएगी. नाइस. जैसे अक्सर लोगों का जैसे ब्रक्सिज्म का इशू होता है ना, यूं दांत किचकिचाते हैं, सोते में भी यूं करते हैं यूं, तो उसके लिए भी बोटॉक्स होता है. वी जनरली पुट इन बोटॉक्स देयर, तो वो आपका एक फेस भी स्लिम हो जाता है उससे, और वो आपका वो आदत भी खत्म हो जाती है. अच्छा, एक चीज़ आई हुई है लिप टिंट, तो वो कितना इफेक्टिव है और कितनी देर के लिए रहता है? लिप टिंट इज नॉट समथिंग दैट वी डू एज डॉक्टर्स. And we not something that we recommend. And now they say that there's like some vegetable dyes जो हम उसमें यूज करते हैं. आप recommend ही नहीं करती, लेकिन जिनके होंठ काले हैं तो वो क्या करें? यही तो प्रॉब्लम है कि जो लिप टिंट है, जिनके होंठ काले हैं उनको वो पिंक नहीं करेगा ना. It's not going to do that. लेकिन I have seen it. वो वक्ती तौर पे हल्का सा होता है. Okay. And then it gets totally खत्म हो जाता है. तो वो आप recommend नहीं करेंगी? I don't recommend it at all. तो फिर काले होंठ वाले क्या करें, कहाँ जाएं? There are treatments. Especially वो मर्द जो सिगरेट पीते हैं और उनसे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती. हाँ, हमारे भी नखरे हैं. सिगरेट ना पिए.
सिगरेट ना पिए, इजी बात है. आई टेल देम डोंट स्मोक. Okay. आप स्पेशली जो लिपस्टिक यूज़ करती है ना, स्पेशली फॉर फीमेल्स, हाँ जी. जो हमारी थोड़ी चीप लिपस्टिक्स होती हैं, तो उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते. दे जनरली जी. डार्कन अप योर स्किन, लेटर ऑन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद द एयर. डोंट यूज़ दोज. अ लॉट ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन जिन्होंने अपनी लिपस्टिक्स चेंज की हैं, उसी से उनके लिप्स बेहतर हो गए हैं. हाँ जी. और लिप टिंट का जब मैंने एक क्लास ली थी, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड, नॉट बिकॉज आई वाज गोइंग टू डू इट, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि इसमें है क्या. जैसे मुझे भी थोड़ा सा वो हुआ कि अच्छा यार लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार करा लो, ठीक है. हाँ, लेकिन वो एक बार का नहीं है, बिकॉज आई डिडंट सी अ ह्यूज डिफरेंस विद इट ना. जिनके बहुत डार्क होते हैं तो वो कुछ अर्से के बाद ग्रेश सी टोन आ जाती है उसके ऊपर, पिंक एंड ग्रे का कुछ मिक्सचर सा बन जाता है. So no, I mean, we don't do it. Like doctors generally don't do it. Okay, अब ऑनेस्टली आपने बताना है आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है. मेरी स्किन केयर रूटीन आजकल तो पढ़ाई पे बड़ा, मैं एक्चुअली भी कर रही हूँ क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के साथ. आई एम डूइंग अ स्टडी with them on PRF and its effects on scars. तो आजकल पढ़ाई का बड़ा ज़ोर शोर है. तो बस जब मैं अपनी क्लिनिक से फारिग होती हूँ तो फिर मैं रात को पढ़ने बैठ जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ. तो आपकी मॉर्निंग की रूटीन अलग से और नाइट की रूटीन अलग से नहीं है? आजकल नहीं है, वैसे है. होनी चाहिए. क्या रिकमेंड करती हैं आप? जनरली इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किन. I have dry skin. I use vitamin C serum in the morning, and vitamin C serum की भी एक खास concentration होती है जो आपने यूज़ करनी होती है. ठीक है. हर vitamin C serum आपको सूट नहीं करेगा, but that is for me. People with acne prone skin, people with active acne should not use vitamin C serums. ठीक है. तो vitamin C serum मैं सुबह यूज़ करती हूँ. It's oil based होता है, and I use lots of moisturizer because I have very dry skin. रात में आई यूज़ और हाइलुरोनिक एसिड थ्रू आउट अलॉन्ग विद. रात को जब आई थिंक रेटिनॉल ऑन एंड ऑफ एंड देन लाइक वैसलीन. सो आपकी बात से मुझे ये लगा है कि जब हम रील्स देख रहे होते हैं और लोग अपनी स्किन के रूटीन्स शेयर कर रहे होते हैं, मॉर्निंग की भी और नाइट की भी, जिसमें 10-12 स्टेप्स होते हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक ही नहीं लगता मुझे कि इतना वक्त ही नहीं है किसी के पास. तो वो जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए ठीक हो, तो मुझे वो प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने चाहिए. यू हैव टू सी योर स्किन. जैसे मेरे पास अक्सर लोग आते हैं विटामिन सी सीरम एक्ने प्रोन स्किन पे यूज़ कर रहे होते हैं, या उनकी अगर एक्जिमा वाली स्किन होती है उस पर यूज़ कर रहे होते हैं, वो मज़ीद इरिटेट हो जाती है. You know what? I have been using vitamin C. I think that's what causing me these pimples. Stop using it then. Okay. What would suit you would be a niacinamide serum. Okay. What would suit you would be a retinol serum. ठीक है. But serums भी यूज़ करने का तरीका होता है. There are people जो आते हैं वो कहते हैं जी हमने serum यूज़ किया उससे पर्जिंग हो गई. नॉर्मल लेवल्स ऑफ सिरम से भी पर्जिंग होती है, मतलब आप ब्रेकआउट्स होते हैं या कोई इरिटेशन आपकी स्किन पे हो जाती है, लेकिन 5 to 6 ड्रॉप्स या 4 to 6 ड्रॉप्स से ऊपर फुल फेस के लिए सिरम नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस. तो जस्ट यूज़ 4 to 6 ड्रॉप्स, नॉट मोर, ऑफ अ सिरम, एनी सिरम. ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन यूज़ योर जो भी आपके डे क्रीम है कोई या नाइट क्रीम है, सिरम लगा के ऊपर अपनी डे या नाइट क्रीम लगा लें. दैट्स इट. जस्ट अ 2-step regime. क्लेंस किया, वॉश किया, एंड देन जस्ट यूज योर सिरम एंड नाइट क्रीम और डे क्रीम. और ग्लेज्ड डोनट बन के भी सोने की जरूरत नहीं है. मुझे बनना पड़ता है बिकॉज मेरी स्किन बहुत ड्राई है, सो आई यूज वैसलीन ऑन टॉप. अच्छा. अच्छा, ये वाकई काम करता है ये? मुझे करता है, बट बिकॉज आई हैव सुपर ड्राई स्किन इट डजंट वर्क फॉर एवरीबॉडी. नो, या क्योंकि वैसलीन भी मुझे लगता है कि अगर कोई एक्नी वाला बंदा है तो नहीं लगा तो वो नहीं कर सकते. अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक्ने है हमें तो हम मॉइस्चराइजर्स क्यों यूज करें. अच्छा. एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर, योर स्किन नीड्स मॉइस्चराइजर्स एंड सनब्लॉक. And a sunblock, but sunblock only when you go out. घर में लगाने की जरूरत नहीं है. But जो ये है आपके मॉइस्चराइज़र, जो आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, तो यूज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बट डू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र. यू नो, मॉइस्चराइज़र इज़ इम्पोर्टेंट. और लोकल ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें? लोकल ब्रांड्स में अक्सर मुझे लोग ये पूछते हैं. कॉस्मेटिक ब्रांड्स का आई ऑनेस्टली डोंट नो. हम उस पर इतना ना रिव्यू करते ना हम प्रिस्क्राइब करते हैं.
वो किस हद तक हमारे पास खालिस उसमें आते हैं, कोई कॉपीज़ हैं नहीं हैं, यहाँ पे ये भी तो नहीं पता चलता ना कि लोकल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी कॉपीज़ हैं कि असली वाला है ये वो बिल्कुल, वाला। हाँ जी। हमारी अपनी फार्मा की कंपनीज हैं पाकिस्तान की, एंड दे मेक अमेजिंग स्किन प्रोडक्ट्स एंड आई प्रिस्क्राइब देम एंड पीपल गेट बेटर। और उनके सिरम्स इतने अच्छे हैं, उनके सनब्लॉक्स इतने अच्छे हैं, एंड मैं तो खुद वही यूज़ करती हूँ ज़्यादा अपने अच्छा, पाकिस्तानी कंपनीज की। आपके लिए ये कितना टफ था कि आपने पहले पढ़ाई की, उसके बाद आपके अब माशाल्लाह से 2 अपने क्लिनिक्स हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, तो आप ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, मतलब यू आर रनिंग अ बिजनेस एज वेल। Yes, I am. तो ये खुद से कर रही हैं या सपोर्ट सिस्टम था पीछे? Um, being a single mom, it was a little difficult. There are people जो शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि तुम यहाँ पे स्टार्ट कर रही हो, एंड देयर वर पीपल दे यूज्ड टू बी लाइक, यहाँ पे 10-12 बड़े पुराने 20-20 15-15 साल वाले डॉक्टर्स बैठे हैं, तो चले अच्छा हिम्मत का काम है, अल्लाह करे चल जाए आपका भी काम, एंड दैट वुड ओनली मेक मी मोर डिटर्मिन्ड कि आई विल शो यू। हाँ, मेरी नीयत साफ़ है, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई पेशेंट्स। मुझे अगर कोई आके ये कहे मैंने ये कराना है, मैं कहती हूँ ये आपको ज़रूरत ही नहीं है, वाई यू गेटिंग दिस डन। नहीं, मुझे उसने कहा था भाई, आपको जिसने भी कहा था आपकी ये मैं बहुत ऑनेस्टली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड आई वुड नेवर सजेस्ट इट। तो वो मुझे ये पता था कि आई एम ऑनेस्ट, मेरी नीयत साफ़ है लोगों को लेके, और मुझे ये पता था कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साथ हमेशा देता है। एंड आई हैड 2-3 किड्स टू टेक केयर ऑफ ऑन माई ओन, यू नो। तो बस वो होता गया, अल्लाह ताला ने रास्ते खोले, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, साथ साथ बच्चे भी देखे। बस कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ता है तो फिर पहले क्लिनिक आपने इस्लामाबाद में बनाया था? पिंडी में बनाया था। अच्छा, ओके। कब? That was way back in 2018, I think. ओके। And उसमें कभी खोल देते थे, कभी बंद हो जाता था, कभी खोल देते थे, कभी बंद, इस तरह से था। फिर उसके बाद आई मूव टू इस्लामाबाद। सो आई थिंक जो प्रॉपर मेरा फंक्शनल हुआ क्लिनिक इन इस्लामाबाद, इट वाज इन 2020, ओके। एंड ऑफ 2020। सो उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। और यहाँ लाहौर में कब बनाया था? लाहौर में was last year. अच्छा, in रिसेंट है February. अभी? जी जी। और आप कौन कौन से डेज किस किस सिटी में होती हैं? मैं मोस्टली तो इस्लामाबाद में होती हूँ बिकॉज मेरे बच्चे उधर हैं, स्कूलिंग उधर है, लिविंग विद माई पेरेंट्स एट द मोमेंट, भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं पहले तो 4 times a month आती थी। ओके। अब मैं twice a month आती हूँ। पेशेंट्स तो वहाँ पर ज़्यादा है? इन दोनों जगह पे दोनों बहुत जगह पे, ज़्यादा है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे, बिकॉज आई कैंट कम एवरी वीक, तो बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर कर के, कोई अब्रॉड चला जाता है, कोई कुछ, ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे है। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ से वाइंड अप कर लूँ, बिकॉज इट वाज टू हेक्टिक, स्टडीज़ भी हैं, 2 क्लिनिक्स भी हैं, पढ़ाई भी है, यू नो। लेकिन पता है बहुत अच्छा चलता है आपका क्लिनिक माशाल्लाह। जी, मैं जी। आई थी तो बहुत रश था उस दिन भी। जी। सो आई थिंक कि मतलब लोगों का आप पे एक बहुत ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। जी, तो वो ही प्रॉब्लम हुआ ना कि मैंने जब कहा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप कर लूँगी, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी अगर मैं एक हफ्ता भी स्किप कर जाऊँ तो जो कॉल्स आती हैं, जो मेरे टीम को कॉल्स करके जो गालियाँ पड़ती हैं, तो कहते हैं कि अब वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ चली जाए। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब सो आई हैव आपका टू काम कम, इट्स बहुत माय अच्छा है। कमिटमेंट टू माय पेशेंट्स, मुझे आना पड़ेगा। आई हैव रियलाइज कि मैं नहीं वाइंड अप कर सकती लाहौर से। हाँ। नहीं, लाहौर में आपने मार्केट बना लिया माशाल्लाह, और अब आपको इसको लेकर चलना होगा। हाँ जी। हाँ, ये हम भी कह रहे हैं आपसे। थोड़ा हमारा जो बस मेरी स्टडीज़ का, अब ये 2nd ईयर का मिड है मेरा MSc का, तो ये हो जाएगा तो होपफुली आई विल बी फ्रीयर ऑफ माइंड। अच्छा, मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी, मुझे नहीं पता उसमें कोई सच है या नहीं है, आप मुझे बताएंगी। आपने कोई मूवी भी स्पॉन्सर की थी? हाँ। हाँ जी। एक्चुअली वो जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सारे उनके जो रीच जो हैं, हुमायूं अशरफ हैं, दे आर ऑल माई पेशेंट्स। हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखी है, हाँ पोस्ट जी। आते होते हैं आपके पास। हाँ जी, तो ये लोग सारे जितने भी हैं, और डायरेक्टर साहब वगैरह से बातचीत भी हुई,
तो मैंने ये देखा कि हमारी जैसे बड़ी अच्छी एक मूवी आई थी हमारी रेशम की भी, यू नो, I don't remember the name, but it was a Okay. very nice movie. Recent times में? Recently, अच्छा. just in जो मूवी हमने स्पॉन्सर की जी. थी उनके साथ ही. अच्छा. तो एंड दे डिसेंट मूवीज, यू नो, वो उस तरह की वल्गैरिटी नहीं है उनमें जैसे इंटरनेशनल मूवीज में होती है कुछ में, यू नो, दे मूवीज जो एक अच्छा मैसेज दे रही हैं आपको. तो हमारे लोग फॉर सम रीज़न अच्छी मूवीज देखने के लिए भी नहीं निकलते. दे विल वॉच ड्रामाज, दे गोइंग टू लव ड्रामाज, बट दे डोंट गो आउट of their way to watch movies in the cinema, especially Pakistani movies. हाँ, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है ना. लेकिन अब अभी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी decent मूवीज बन रही हैं. यस. तो मैं ये सोच रही थी कि कोई मूवी एक अच्छा मैसेज दे रही है आपको, इसमें कोई इस तरह की उल्टी सीधी बात नहीं, एक रियलिटी दिखा रही है, तो व्हाई नॉट प्रमोट इट, व्हाई नॉट प्रमोट आर्ट. दैट्स वेरी नाइस. यू नो, सो वो फिर हम बस वैसे ही बात हुई. मैंने ही नहीं, हमारे साथ जो मेडिवॉक्स हैं बेसिकली, जिनकी मेडिसिन भी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, और दे हैव सम एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स. तो वो फार्मा की कंपनी है मेडिवॉक्स, उन्होंने स्पॉन्सर किया. आई वाज जस्ट देयर पार्टनर. ओके. हाँ जी, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट ओनली. बट इट्स वेरी नाइस. ब्रांड्स शुड टेक नोट्स कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बट यू आर सपोर्टिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन पाकिस्तानी सिनेमा, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा. दैट्स वेरी नाइस. बिकॉज देयर आर पीपल हु मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इज फुल ऑफ टैलेंट, बिकॉज मेरे पास सेलिब्रिटीज कम टू मी एंड आई थिंक दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल. जब तक मैं नहीं मिली थी इन लोगों से, तो मैं भी थोड़ा सा जज करती थी. I'll be honest with you, you know, because we used to think it's a very open culture, you know, but it's not like that. They're very decent, नमाजी, परहेजगार लोग भी हैं इंडस्ट्री में, अपनी फैमिली संभाले हुए, अपने बच्चों को देखते हैं, you know, and it's a whole new world, and I'm just very pleasantly surprised with how amazing they are, and some of them are even better people than us. You know, लेकिन डॉक्टर्स भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, टीचर्स भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन मीडिया के साथ वो एक होता है ना, वो कि बस वो जोड़ दिया बहुत गया ओपन है वो सिनेरियो होता भी होगा, लेकिन वो नॉर्मल लोग भी बड़े ओपन होता है. तो आई जस्ट फील दैट जहाँ पे टैलेंट है, जहाँ पे आर्ट है, जहाँ पे एक अच्छा मैसेज आपके माशरे को जा रहा है, why shouldn't we promote it? Why shouldn't we promote our own people instead of going to Indian cinemas and promoting Indian movies? Why should we? आप ये देखें कि जब स्टार प्लस पे पहले, और मुझे लगता है बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि स्टार प्लस के आपने ड्रामाज देखे हैं ना जी, दे मेक नो सेंस. सॉरी, लड़ाइयाँ बस या नहीं, वो तो चले, वो तो हो ही गई, लेकिन वो जो ऊपर से गिरते हुए बड़ा कुछ हो जाता है और गिरते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर से यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दोज कि वो खुदकुशी कर रही थी उससे पर्दे से लटक के, यू नो, एग्जैक्टली, और वो गिर रही है तो स्टेयरकेस से गिरी है, तो लड़के ने नीचे जाके उतनी देर में पकड़ लिया, और वो बहुत दूर था और 3 दफा मरते हैं. हाँ, और उनके लिए शक्ल चेंज करना कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बस प्लास्टिक सर्जरी हो गई और पूरी शक्ल चेंज हो गई. तो वो जब उन्होंने बंद किया गवर्नमेंट ने, then people started seeing our dramas. और वो कितने substance हैं. I think they're amazing dramas. They're very decent dramas. You know, और they're dramas और actual acting इसको कहते हैं जो हमारे पाकिस्तानी लोग करते हैं. You know, so why not? I'm all for promoting Pakistani doctors. I'm all for promoting Pakistani actors. I'm all for promoting Pakistan wherever it is. तो नेक्स्ट आपका कोई प्लान है, कोई और प्रोजेक्ट्स आपने सोचे हैं कि मैं कुछ मजीद भी स्पॉन्सर करूँ, या बस ये एक ही था? अभी तो स्टडीज़. ओके. और उसमें MSc करके फिर इंटरनेशनल कुछ वर्कशॉप्स हैं, जैसे ये लर्गन है, सिल्वर सॉफ्ट, ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी ट्रेनिंग स्पेशल होती हैं. वो क्योंकि मैं आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद माय स्टडीज़ कि आई कुडंट गो इंटरनेशनली फॉर द ट्रेनिंग्स. तो वो फिर मैंने अभी अपनी क्लिनिक में भी नहीं स्टार्ट की. सो आई एम गोइंग टू गो डू दोस. सो अभी तो साल का ये मेरा प्लान है फॉर द होल ईयर, स्टडीज़ एंड पॉलिशिंग माई स्किल्स इवन मोर. तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे बड़ा मजा आया है बातें करके. मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार बैठ के हम इस तरह गुफ्तगू करें. ऑफ कोर्स वी हैव मेट एट योर क्लिनिक, लेकिन पहली बार इस तरह गुफ्तगू करने का मौका मिला. यू नो, ग्रीन बहुत सूट कर रहा है. अच्छा, एंड दिस इज सूटिंग यू टू. थैंक यू सो मच. लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे को. बिल्कुल करना चाहिए. आई एम ऑल फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आल्सो. अब एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपसे पूछनी थी.
regarding laser, wax and threading. Right. Which one is better? Laser always. Okay. लेकिन लेज़र का एक वो ये है कि जी अगर आपने लेज़र का सेशन करा लिया है तो बीच में फिर अगर आपने गलती से कभी वैक्स कर ली है या आपको बाल आए हैं और आप नहीं जा सकते लेज़र के लिए तो वो कहते हैं ज़ाया हो जाता है. हाँ जी. और ज़ाया से ज़्यादा ही होता है कि जब आपके रूट्स निकल जाते हैं तो सारे रूट्स फ़ौरन नहीं आते ना. तो जब हम लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें आपका वो रूट चाहिए होता है, तो जो बाल निकल चुके होते हैं फॉर दैट टाइम वैक्स से, वो वाले ट्रीट नहीं होते हैं, फिर वो नेक्स्ट सेशन में कहीं जाके ट्रीट होते हैं. तो उसके लिए आप फिर फेशियल रेजर यूज करेंगे आप उस तो टाइम करें ना टिंकल रेजर, व्हाट इज देयर इज नॉट एन इशू. एक ये है, लोग कहते हैं कि जी हमने बाल शेव किए तो बहुत मोटे निकल आए. ऐसा नहीं होता. Okay. ऐसा तभी होता है जब आपका अंडरलाइन कोई हार्मोनल इशू होता है, अदरवाइज नहीं होता. आई शेव माई फेस, मतलब व्हेन आई नीड इट. आई वेरी बहुत पतला बाल है मेरा, तो मैं तो कर लेती हूँ. मुझे तो आज तक कोई एक बाल भी मोटा नहीं निकला. अगर मैंने महीने की पहली तारीख को लेजर करवाया है तो फिर मुझे नेक्स्ट कब लेना 4 है? weeks, between 4 and 6 weeks. अच्छा, उससे थोड़ा पहले भी ले सकते हैं? 3-4 दिन पहले ले सकते हैं, ले सकते बट हैं, जनरली 4 to 6 weeks इज बेस्ट, बिकॉज वो एक साइकिल होता है ना बालों का, उसके मुताबिक होता है. सही. तो इट्स बेस्ट टू डू इट आफ्टर अ मंथ. और बिटवीन थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग व्हाट्स बेस्ट? आई डोंट थिंक ईदर ऑफ देम इज गुड, बिकॉज एक तो वो इनग्रोन हेयर करते हैं आपके ठीक है. फेस पे, दूसरा यू हैव टू लेट देम ग्रो अ सर्टेन लेंथ, उसके बाद कहीं जाके वैक्सिंग थ्रेडिंग हो सकती है ना. तब तक आप क्या करोगे बालों का, वो पड़े रहेंगे आपके फेस पे. ठीक है, फिर वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं. दे रियली डैमेज योर स्किन. लाइक हॉट पैक्स के साथ आज भी एक पेशेंट आई हुई थी, देयर वाज, उनकी ये स्किन सख्त हो गई थी वैक्सिंग करा करा के. बाल बदस्तूर मोटा, इनग्रोन हेयर, वैक्सिंग से, हॉट वैक्स से निशान बने हुए, वो अराउंड द हेयर वो जिस तरह से गूज बम्प्स और स्ट्रॉबेरी स्किन नहीं हो जाती, उस तरह से उनका बना हुआ था. तो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड फुल बॉडी लेज़र, विच मेक सेंस, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, लेकिन आप फेस के साथ ये तजर्बे नहीं करें, बिकॉज अल्टीमेटली बाल ख़त्म थोड़ी होते हैं. लेकिन लेज़र तो करता है ना, कम मतलब 100% नहीं ख़त्म करता, 80% तो बालों को ख़त्म करता है ना. बिल्कुल. इट टेक्स टाइम. उसके बाद फिर आपको सिर्फ मेंटेनेंस रखनी है उसकी. मेंटेनेंस रखनी है, बिल्कुल. इट टेक्स टाइम. लाइक पीपल से 6 सेशंस. हमें भी जब मशीन्स जब हम वेंडर्स से लेते हैं, जो कंपनी से लेते हैं, वो हमें भी 6 सेशंस का कहते हैं. ठीक है. बट इट्स नेवर 6 सेशंस. इट्स वेरी रेयरली दैट. इट्स ऑलवेज मोर. बट देन अगैन यू डोंट हैव टू वेट कि आपके बाल एक ख़ास लेंथ पे आएंगे फिर आपने वैक्स करना है. आप वहाँ से वैक्स करते हैं, 2 हफ्ते के बाद बाल निकल आए, वो छोटे छोटे निकल के आते, फिर आपने क्या मतलब व्हाट डू यू डू? यू वेट फॉर देम टू ग्रो, राइट? बिल्कुल. तो और फिर वो पतले भी नहीं हो रहे होते. इससे यह कि पतले भी होते हैं, आपके इनग्रोन हेयर भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी नहीं होते हैं. अगर राइट फ्रीक्वेंसी और राइट एनर्जी पे लेज़र आपने यूज़ किया है तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्लिकेशंस. और लेज़र का कोई नुकसान नहीं है? यही है वक्ती, वो ये नुकसान है कि आप अगर गलत फ्रीक्वेंसी यूज़ करो तो स्किन पे बर्न बन जाता है. वो भी ख़त्म हो जाता है विद टाइम. उसका भी निशान ख़त्म हो जाता है अगर इफ़ यू गेट इट ट्रीटेड ऑन टाइम. लोग कहते हैं कैंसर्स होते हैं, ऐसे नहीं होते. इट इज़ ओनली स्किन डीप. उसने सिर्फ आपके बाल को जाके टारगेट करना है या आपके पिगमेंट को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. दे हैव बीन ऑन द मार्केट for more than 30 years. There has not been a single report of cancer with them. They're very safe. लेकिन बस उसका फ्लॉ मुझे लगता है कि सिर्फ एक है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो डू यू थिंक कि चीप हो सकता है ये या हो जाएगा? नहीं, बिकॉज अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो और भी महंगी है. एंड विद द डॉलर गोइंग अप और हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, तो उससे तो हम अभी भी जो लेज़र मशीन्स मंगा रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक एक अच्छी, अगर आप चाइनीज़ नहीं लेते, अगर आप कोरियन लेते हो या इवन यूरोपियन लेते हैं, तो वो आपके 1.5-2 करोड़ से नीचे की कोई मशीन नहीं है. व्हाट? यस. तो बहुत महंगी है. हाँ, तो ऐसे ही है ना. सो आई मीन व्हेन पीपल से थिंग्स, आप प्रोडक्ट्स की बात कर लेना. जो फिलर्स आ रहे हैं, आपका फिलर ही 1 लाख का है जो भी लेटेस्ट आया है, तो हम फिर आपका कितने में करेंगे? यू नो, गुड प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली अक्लेम प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. फिर आप जब चीप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हो, ऑफ कोर्स, तो यू फिर
स्किन का वही प्रॉब्लम है, यू नो. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. मुझे ना अभी लग नहीं रहा कि टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन थैंक यू सो मच. इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है. Thank you for having हाँ, me. 7 बज चुके हैं. चलिए, हमें इसको वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन थैंक यू सो मच. Most welcome. बहुत सारे मेरे अपने जो मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर हुए हैं और आई थिंक लोगों के भी हुए होंगे. इंशाल्लाह I फिर hope से so. आपके साथ एक सेशन ज़रूर इंशाल्लाह, रखेंगे. ज़रूर. और इस बार मैं लोगों से सवाल लूँगी और जानना चाहूँगी कि लोग भी क्या क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, उनकी क्या कोई मिसकंसेप्शंस है. हो सकता है कि उनके मुझसे कुछ डिफरेंट हो. Different हो बिल्कुल. सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर इंशाल्लाह बैठेंगे. इट वाज अ वेरी नाइस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Most welcome. Thank you for having me.